जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ उन सवालों से जुड़े हुए संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को सपोर्ट किया करें, क्लास को शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में उपस्थित होकर क्लास का लाभ उठा सकें। तो प्लीज क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। सिनेबार इज एन और मिनरल ऑफ। सिनेबार का एक अयस्क खनिज है। तो आपको आंसर करना है कि किस धातु का निष्कर्षण सिनेबार नामक अयस्क से किया जाता है। तो आप आंसर करें किस धातु का निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार अयस्क से किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि सिनेबार का एक महत्वपूर्ण खनिज है मर्क्यूरी, जिसे पारा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पारा एक धातु है। पारा या मर्क्यूरी क्या है? एक धातु है और यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए पारा को द्रव धातु कहा जाता है। आप याद रखिएगा, पारा या मर्क्यूरी द्रव धातु है, यानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा द्रव अधातु, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो द्रव धातु और द्रव अधातु दोनों में अंतर है। अगर आपसे पूछेगा द्रव धातु तो पारा, द्रव अधातु ब्रोमीन। आप याद रखिएगा, ब्रोमीन एक अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। समझ में आया? तो अगर पूछेगा लिक्विड मेटल, ठीक है, तो आप याद रखिएगा पारा। अगर आपसे पूछेगा लिक्विड नॉन मेटल तो ब्रोमीन। ठीक है, इसके अलावा देखिए पारा से क्या क्या सवाल पूछ सकता है। आपसे पूछेगा कि मर्क्यूरी या पारा कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है। कमेंट कीजिएगा, मर्क्यूरी या पारा कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है। तो आपको याद रखना है कि पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। याद रखिएगा, पारा या मर्क्यूरी -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। पारा का उपयोग मेनली थर्मामीटर, बैरोमीटर, इन सब में किया जाता है। तो आप जानते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, -39 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ठंडा होगा, तो वहाँ पर हम लोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में मर्क्यूरी का इस्तेमाल या पारा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों को किसका इस्तेमाल करना होगा? तो याद रखना, वहाँ पे अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी -39 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ पर अल्कोहल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मरकरी जो है -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। तो आप याद रखिएगा, पारा का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। इसके अलावा सिंदूर में भी मर्क्यूरी का इस्तेमाल होता है, यानी सिंदूर के निर्माण में। सिंदूर के निर्माण में आपको याद रखना है, सिंदूर के निर्माण में भी मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिंदूर के निर्माण में मर्क्यूरी या पारा का इस्तेमाल किया जाता है, आप याद रखेंगे। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है अमलगम। आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा धातु है जो एमलगम बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एमलगम बनाता है। तो आप याद रखिएगा कि मर्क्यूरी अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। याद रखेंगे कि मरकरी अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा धातु है जो मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि पारा को किस धातु के बर्तन में रखा जाता है। तो याद रखिएगा कि मरकरी या पारा को आयरन धातु में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? लोह धातु में। क्यों? क्योंकि लोहा जो है अमलगम नहीं बनाता है। तो आप याद रखिएगा, लोह धातु में रखा जाता है। किसको लोह धातु में रखा जाता है? तो एमलगम को, मतलब सॉरी मरकरी को। ठीक है, तो याद रखिएगा, मर्क्यूरी को या पारा को लोह धातु में रखा जाता है। ये सवाल आपसे पूछेगा कि मरकरी को किस प्रकार के धातु से बने बर्तन में रखा जाता है। तो आपको याद रखना है कि पारा को लोह पात्र में रखा जाता है, लोह बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ बर्तन लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पारा को लोह बर्तन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि लोहा जो है अमलगम नहीं बनाता है। समझ में आया? तो मरकरी जो है बहुत सारे धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाता है, लेकिन लोहा अमलगम नहीं बनाता है। तो आप याद रखिएगा, लोहा नहीं बनाता है। क्या? तो लोहा अमलगम नहीं बनाता है। आप याद रखिएगा, बहुत सवाल पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो याद रखेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं पारा से और भी सवाल बहुत सारा पूछ सकता है, लेकिन इतना सवाल आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखिएगा, मरकरी या पारा द्रव धातु है और मरकरी और पारा को लोह बर्तन में रखा जाता है। मरकरी और पारा
एमलगम बनाता है, लेकिन लोहा जो है एमलगम नहीं बनाता है, यानी लोहा पारा के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए लेड लिखा है, तो लेड से भी आपका बहुत सारा सवाल बनता है। तो लेड से सवाल क्या पूछ सकता है, लेड का दूसरा नाम क्या है, सीसा। तो आपको याद रखना है लेड एग्जाम में दे या सीसा दे, और इसका पूछेगा कि लैटिन नाम क्या है, एग्जाम में पूछता है बहुत ज़्यादा। तो आपको याद रखना है लेड या सीसा का लैटिन नाम है प्लम्बम। याद रखिएगा, लेड या सीसा का लैटिन नाम है प्लम्बम। क्या नाम है, लैटिन नाम। तो अगर आपसे पूछेगा लेड या सीसा का लैटिन नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा कि लेड या सीसा को प्लम्बम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है कि लेड जो है या सीसा जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है गैलेना से प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आया। जैसे अभी पढ़े मर्क्यूरी कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, पढ़े ना अभी हम लोग कि पारा कहाँ से प्राप्त होता है, तो पारा सिनेबार का अयस्क है, तो वैसे ही याद रखना है कि गैलेना से प्राप्त होता है। ठीक है, लेड कहाँ से प्राप्त होता है, तो लेड गैलेना से प्राप्त होता है, और गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है, पीबीएस। पीबीएस मतलब लेड सल्फाइड। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि गैलेना का फॉर्मूला क्या है, तो पीबीएस। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा लेड सल्फाइड। ठीक है, तो सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क गैलेना पीबीएस से होता है, आप याद रखेंगे। और सीसा जो है सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, आप याद रखिएगा सीसा सर्वाधिक अस्थायी तत्व होता है। ठीक है, समझ में आ गया, याद रखिएगा। और सीसा का बहुत सारा उपयोग है, जैसे लेड आर्सेनिक मिश्र धातु का उपयोग बुलेट बनाने में किया जाता है, साथ ही साथ नाभिकीय अनुसंधान में भी लेड का इस्तेमाल किया जाता है, मिश्र धातु बनाने में लेड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। और एक सवाल याद रखिएगा, पारा को क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर कहा जाता है। कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि बैरोमीटर में पारे की सतह का ऊपर चढ़ना क्या बताता है, तो बैरोमीटर में पारा की सतह का ऊपर चढ़ना, इसका मतलब है मौसम साफ होगा। लेकिन अगर बैरोमीटर में पारा का जो रीडिंग है वो अगर अचानक नीचे उतरता है, उसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। समझ में आया, तो याद रखिएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि ट्यूबलाइट में सामान्यतः मरकरी का वाष्प यानी मर्क्यूरी का वाष्प और आर्गन गैस भरा होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ट्यूबलाइट में मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है, ट्यूबलाइट में पारा का इस्तेमाल किया जाता है। आप याद रखेंगे कि ट्यूबलाइट में मरकरी का वाष्प या फिर पारा का वाष्प का इस्तेमाल किया जाता है, आप याद रखिएगा। आ गया समझ में। तो क्लास को फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें। तो सही आंसर क्या होगा, याद रखना है सिनेबार का एक अयस्क है मर्क्यूरी। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीज के बारे में भी है, और मैग्नीज से भी कुछ सवाल आपसे पूछता है। तो मैग्नीज का निष्कर्षण याद रखना है कि मैग्नीज का निष्कर्षण मुख्यतः पायरोलुसाइट नामक अयस्क से किया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीज का निष्कर्षण कहाँ से होता है, तो मैग्नीज का निष्कर्षण पायरोलुसाइट नामक अयस्क से होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। तो सिनेबार का प्रमुख अयस्क कौन है, तो आपको याद रखना है कि मर्क्यूरी धातु सिनेबार नामक अयस्क से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला सवाल, द डिप्लेशन इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है। तो आप सभी जानते हैं ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है, तो आंसर करेंगे ओजोन के परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है। सबसे पहले देखिए ओजोन है क्या, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ओजोन को O3 से लिखा जाता है। ओजोन को कैसे लिखा जाता है, ओजोन को O3 से लिखा जाता है। अब ओजोन का निर्माण कैसे होता है, आपसे अगर पूछ देगा कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है, तो आप क्या बताइएगा कि ऑक्सीजन, याद रखिएगा वायुमंडलीय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 से लिखा जाता है। तो जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रेज से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, याद रखना ओजोन का निर्माण करता है। याद रखिएगा वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर जब अल्ट्रावायलेट किरण मिलती है या अल्ट्रावायलेट किरण संयोग करती है तो उससे क्या होता है, ओजोन का निर्माण होता है। तो आप याद रखिएगा ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रेज से मिलकर क्या करता है, ओजोन का निर्माण करता है। ठीक है, अब आपको याद रखना है ओजोन में गंध कैसा होता है, आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा गैस है जिसका गंध सड़ा हुआ मछली के तरह होता है, तो सड़ी मछली की तरह गंध होती है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, पूछता है एग्जाम में। तो आप याद रखिएगा सड़ी मछली की तरह गंध होता है किस गैस में, तो आप याद रखिएगा कि ओजोन गैस में सड़ी मछली की तरह गंध होता है। ठीक है, आया समझ में। और आपको याद रखना है कि ओजोन अणु त्रिपरमाणविक होता है। त्रिपरमाणविक मतलब O3 मतलब ओजोन में
3 परमाणु होता है ऑक्सीजन का, याद रखिएगा। समझ में आया। अब यहां से याद रखना है कि ओजोन गैस चांदी के चमक को काला कर देता है, तो पूछेगा अगर कभी, तो ओजोन गैस चांदी के चमक को काला कर देता है। साथ ही साथ ओजोन का कुछ उपयोग होता है, जैसे ओजोन का उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में, पानी को साफ करने में, शुद्ध करने में भी ओजोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी के जीवों की रक्षा करता है। तो आप सभी जानते हैं कि ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करके पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की सुरक्षा करता है। CFC आप जानते हैं, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसे CFC कहा जाता है। तो याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु में ऑक्सीजन के 1 लाख अणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। यानी क्लोरोफ्लोरो का एक अणु ओजोन परत का बहुत सारे अणुओं को, ओजोन के बहुत सारे अणुओं को, लाखों अणुओं को डैमेज कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। ओजोन परत में पहली बार सुराख उत्तरी गोलार्ध के ऊपर पाया गया था। तो याद रखिएगा, ओजोन परत पर पहली बार सुराख उत्तरी गोलार्ध के ऊपर हुआ, क्योंकि ओजोन परत को नष्ट करने की अभिक्रियाएं निम्न तापमान पर ही होती है। जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पे होता है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला कौन कौन सा गैस है, तो आप याद रखिएगा, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला गैस एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका भी बहुत सारा अलग अलग टाइप होता है, जैसे CFC11 यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11, CFC12, ठीक है, CFC12, CFC22, यानी कुल मिला के आपको याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा पहुंचाता है नुकसान। इसके अलावा क्लोरीन गैस भी काफ़ी जहरीला होता है, आप जानते हैं। तो क्लोरीन गैस जो होता है ये भी ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंचाता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी पहुंचाता है, लेकिन सबसे अधिक जो पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। समझ में आया। इसलिए आपको याद रखना है कि ओजोन परत में रिक्तीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अब देखिए यहाँ पे लिखा है नाइट्रस ऑक्साइड, आंसर तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड से क्या सवाल बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड को हल्की मात्रा में सूंघने पर हंसी उत्पन्न होता है, इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला N2O होता है, आप याद रखिएगा। और N2O का उपयोग या फिर नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। शल्य चिकित्सा में किसी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है और लाफिंग गैस का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड का खोज प्रिस्टले ने किया था, आप याद रखिएगा। समझ में आया। तो अगर आपसे पूछता है कि नाइट्रस ऑक्साइड का खोज किसने किया, तो नाइट्रस ऑक्साइड का खोज प्रिस्टले ने किया था, आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत सवाल आपका बनता है एग्जाम में। तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड से सवाल तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, आप याद रखिएगा। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है, आप याद रखिएगा। वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, तो आप सभी जानते हैं कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये होता है कि आपसे पूछेगा कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो आप याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकृति कैसा होता है, तो अम्लीय प्रकृति होता है। बहुत पूछा जाता है ये सवाल कि कौन सा ऐसा गैस है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो आप याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। सोडा वाटर में कौन सा गैस होता है, तो आपको याद रखना है सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला होता है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा गैस घुला होता है, तो आप याद रखिएगा कोल्ड ड्रिंक्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला होता है। समझ में आ रहा है। तो बहुत अच्छा सवाल एग्जाम में पूछेगा। तो सोडा वाटर में और कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला होता है, आप याद रखिएगा। तो सोडा वाटर में अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला होता है। शीतल पेय पदार्थों के बोतलों में उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है, आप याद रखिएगा। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को
क्या कहा जाता है? ड्राई आइस कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है, पूछेगा एग्जाम में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के काम आता है, आप याद रखिएगा। समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे। अब एक ऑप्शन कौन सा बचा है? मीथेन। तो मीथेन क्या होता है? मीथेन से भी सवाल पूछेगा। तो आप जानते हैं मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, याद रखिएगा, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। और मीथेन एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य होता है और मीथेन एक कार्बनिक गैस है, आप याद रखिएगा। प्राकृतिक रूप से सब्जियों के विघटन से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। धान के खेतों में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। दलदली भूमि से मीथेन गैस प्राप्त होता है। तो आप याद रखिएगा कि दलदली भूमि से मीथेन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, दलदली भूमि से प्राप्त होता है मीथेन गैस। धान के खेतों से प्राप्त होता है मीथेन गैस, आप याद रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो दलदली भूमि में कौन सा गैस प्राप्त होता है? तो दलदली भूमि से प्राप्त होता है मीथेन गैस। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछता है कोयला के खानों में विस्फोट क्यों होता है, तो आपको याद रखना है मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण कोयला के खानों में, ठीक है, कोयला के खानों में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण विस्फोट होता है। पूछता है सवाल, तो कोयला के खानों में विस्फोट किसके कारण होगा? तो आप याद रखिएगा कोयला के खानों में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण विस्फोट होता है। ठीक है, समझ में आया? तो आप याद रखिएगा। और मीथेन का आकार कैसा होता है? तो मीथेन का आकृति टेट्राहाइड्रल होता है, आप याद रखिएगा। मीथेन का आकार कैसा होता है? टेट्राहाइड्रल होता है। तो आप याद रखिएगा मीथेन की आकृति टेट्राहाइड्रल होती है। ठीक है, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। तो आप याद रखिएगा मीथेन CH4 कोयला के खानों में विस्फोट का महत्वपूर्ण कारण होता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और मीथेन जो है काफ़ी ज़्यादा अभिक्रियाशील भी होता है। तो हवा के साथ मीथेन विस्फोटक मिश्रण बनाता है, जिस कारण कोयले की खानों में प्रायः भयानक विस्फोट होता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सारा ऑप्शन हम लोग कर लिए। तो याद रखिएगा ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मुख्य कारण होगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि थोड़ा सा क्लास को सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज क्लास को सपोर्ट करें आप लोग। ठीक है, अगला सवाल, फास्फोरस इज केप्ट इन वाटर बिकॉज। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? तो आंसर कीजिएगा, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? आप जानते हैं कि फास्फोरस जो है P से लिखा जाता है। फास्फोरस का सिंबल P है। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना है? तो आप याद रखिएगा फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 है। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना है? 15 है। और फास्फोरस का द्रव्यमान संख्या 31 है। और याद रखना है कि हमारे शरीर की हड्डियों में, यानी जानवरों की हड्डी में 58% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। यानी कुल मिला के ये याद रखना है कि जानवरों के शरीर में, जीव जंतु के हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आपको याद रखना है। और फास्फोरस का कुछ अपरूप होता है, जैसे श्वेत फास्फोरस या फिर पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, इसके अलावा हो गया काला फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस, आप याद रखेंगे। तो फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि फास्फोरस बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो फास्फोरस बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए फास्फोरस आसानी से हवा में आग पकड़ सकता है, जिसके वजह से फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। तो पहला ये चीज़ है, लेकिन आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन थोड़ा सा घुमाया है, आपसे ये नहीं बोल रहा है कि अधिक अभिक्रियाशील है। अगर दिया होता कि फास्फोरस अधिक अभिक्रियाशील होता है, हवा में आसानी से आग पकड़ लेता है, तो आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? आपसे पूछ रहा है फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है। ठीक है, मतलब कि वो अधिक तापमान पे जलता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर अधिक तापमान पे जलेगा, जैसे लकड़ी है, लकड़ी अधिक तापमान पे जलता है, ठीक है, तो उससे तुरंत तो आग नहीं पकड़ेगा। अधिक तापमान पे आग पकड़ता है, इसका मतलब वो बहुत स्लो आग पकड़ता है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, और यही आपका आंसर होगा कि ज्वलन तापमान बहुत कम है, यानी बहुत कम टेम्परेचर में ही वो आग पकड़ लेता है। समझ में आया? तो यही आपका सही आंसर होगा। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि फास्फोरस बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और फास्फोरस बहुत कम ज्वलन तापमान पर आग पकड़ लेता है। समझ में आया? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो जैसे कोई वस्तु है तुरंत आग पकड़ लेता है, तो वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है ना। कम टेम्परेचर पे जो आग पकड़ ले, समझ में आया? तो वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हो गया आपका। तो याद रखना है कि फास्फोरस जो है बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है,
ठीक है। फास्फोरस क्या है, बहुत ज़्यादा विक्रियाशील होता है और फास्फोरस का ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, आप याद रखिएगा। अब यहाँ से क्या पूछ सकता है, श्वेत फास्फोरस के बारे में आपसे थोड़ा सा पूछ सकता है कि श्वेत फास्फोरस को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि श्वेत फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस, और व्हाइट फास्फोरस को ही पीला फास्फोरस कहा जाता है। तो एग्जाम में जनरली पूछेगा कि श्वेत फास्फोरस को क्या कहा जाता है। तो श्वेत फास्फोरस या येलो फास्फोरस एक ही चीज़ है, हम आपको सारा पढ़ा भी चुके हैं। तो श्वेत फास्फोरस या येलो फास्फोरस एक ही चीज़ है, आपको याद रखना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप याद रखिएगा P4। श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस कहा जाता है, सफ़ेद फास्फोरस को पीला फास्फोरस कहा जाता है, और इसका आणविक सूत्र होता है P4, आप याद रखेंगे। ठीक है। श्वेत फास्फोरस का उपयोग आतिशबाजी सामग्री बनाने में किया जाता है, विस्फोटक वगैरह बनाने में श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। और लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई बनाने में किया जाता है, तो याद रखिएगा। रेड फास्फोरस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप याद रखिएगा रेड फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई बनाने में किया जाता है। आ गया समझ में। तो ये तो वैसे भी बहुत आसान है, आप जानते होंगे। तो रेड फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई में किया जाता है, आप याद रखेंगे, दिया सलाई में। तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक कर दीजिएगा। तो याद रखेंगे रेड फास्फोरस दिया सलाई बनाने में उपयोगी होता है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे फास्फोरस का एक यौगिक होता है जिंक फॉस्फाइड, और जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा मारने की दवा के रूप में किया जाता है। तो एग्जाम में पूछता भी है कि इनमें से किसका उपयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। तो चूहा मारने की दवा के रूप में जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, सी वाटर इज साल्टियर देन रेन वाटर बिकॉज, समुद्र का जल वर्षा जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे बिकॉज होगा। तो आपसे पूछ रहा है समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है, अधिक लवण वाला होता है, क्यों। तो आंसर कीजिएगा, समुद्र के जो जल हैं वो वर्षा जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, क्यों। तो काफ़ी आसान है, आप जानते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, इतना बड़ा पृथ्वी है, ठीक है, या मान लीजिए कि ये जमीन है अभी, ठीक है, और वर्षा का जल हुआ, वर्षा पड़ा यहाँ पानी, तो यहाँ पे पानी पड़ा, तो हम जानते हैं जमीन पे बहुत सारा लवण होगा, अभी पहले से यहाँ पे बहुत सारा लवण होगा, ठीक है। तो बहुत सारा लवण होगा पृथ्वी पे। तो जैसे ही वर्षा का जल आया, अब क्या क्या लवण क्या होता है, जल में घुल जाता है। अब लवण क्या है, जल में घुल गया, और ये सारा बह के पानी कहाँ गया, समुद्र में आ गया। ये मान लीजिए समुद्र है, अब समुद्र में आ गया, ये सारा लवण यहाँ बह के यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपको समझ में आ गया कि वर्षा का जल से ज़्यादा लवण कहाँ होगा, समुद्र में होगा। क्यों, क्योंकि जितना जमीन पे जितने भी लवण थे वो सारे वर्षा जल में क्या हुए, घुल गए, और घुल के समुद्र में जाके बह के चले गए। समझ में आया। तो वही आपसे पूछ रहा है कि समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, क्यों। तो आंसर क्या होगा, नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। क्योंकि बारिश हुआ, तो बारिश हुआ तो जमीन पे जितना भी लवण था वो सारा पानी में मिल गया, और पानी में मिलके वो नाली में गया, नाली से मतलब नदी में गया, नदी से फिर समझ में आ रहा है समुद्र में गया। इस प्रकार अब समुद्र का पानी क्या होगा, ज़्यादा लवण वाला होगा, ज़्यादा नमकीन होगा, याद रखिएगा। समझ में आया। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, ठीक है, ऑप्शन भी बहुत आसान था। तो आप याद रखिएगा, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है। अगला सवाल, नेम द गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर कीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आपका सही आंसर होगा क्लोरीन। अब क्लोरीन है क्या, तो आप जानते हैं क्लोरीन एक हैलोजन है, एक तो गैस है, ठीक है, लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि क्लोरीन एक हैलोजन है। हैलोजन का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं हैलोजन का मतलब होता है लवण उत्पादक। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब क्या होता है, हैलोजन होता है। एक बार फिर बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सारा सवाल बताया हुआ है आपको। हैलोजन किस वर्ग में होता है, बहुत पूछता है, तो आपको याद रखना है हैलोजन को ग्रुप 17 में रखा गया है। याद रखिएगा, हैलोजन को ग्रुप 17 में रखा गया है, हैलोजन को ग्रुप 17 में रखा गया है, आपको याद रखना है। और इसका एग्जाम्पल कितना होगा, यानी कितना टोटल हैलोजन होता है, तो आप याद रखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टोटल 5 हैलोजन है। आप याद रखिएगा कुल कितना हैलोजन है, एग्जाम में पूछेगा, तो आपको याद रखना है कुल 5 हैलोजन है, ठीक है, कुल 5 हैलोजन है। क्लोरीन लिख देते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। एस्टेटीन को 80 से लिखा जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुल 5 हैलोजन है। हैलोजन को ग्रुप 17 में रखा जाता है। हैलोजन का मतलब होता है लवण उत्पादक, ठीक है। और याद रखिएगा
धातु से अभिक्रिया करके वैसा तत्व जो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है उसे हैलोजन कहते हैं। तो याद रखिएगा, वैसा तत्व जो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है उसे हैलोजन कहते हैं। जैसे ये सोडियम है, अब ये क्या किया, क्लोरीन से अभिक्रिया किया और क्या बनाया, लवण बनाया, NaCl बनाया। तो अभी हम लोग क्या पढ़ें, वैसा तत्व जो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाया उसे क्या कहें, हैलोजन कहें। इसका मतलब क्लोरीन क्या हो गया, हैलोजन हो गया। समझ में आया? तो याद रखिएगा, वैसा तत्व जो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है उसे हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन को ग्रुप 17 में रखा गया है, आप याद रखिएगा। और आपको ये भी एक फ्लोरीन से सवाल याद रखना है कि फ्लोरीन हैलोजन है और आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो आपको पूछेगा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो आप याद रखिएगा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो याद रखिएगा, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है पूरे पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, समझ में आया? और क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन एक गैस है। क्लोरीन एक गैस है। क्लोरीन का निर्माण वेल्डन विधि, डीकन विधि, नेल्सन सेल विधि द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, तो क्लोरीन गैस चूने के साथ अभिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। ब्लीचिंग पाउडर एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग या विरंजक पाउडर का उपयोग कहाँ होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्लोरीन क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, पीने के पानी को शुद्ध करने में यानी जल को शुद्ध करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर पानी को शुद्ध करने का काम करता है। जीवाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। और आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा गैस है जो फूलों के रंग को उड़ा देता है, तो आप याद रखिएगा फूलों के रंगों को उड़ाने वाली गैस कौन सा है, तो क्लोरीन गैस है फूलों के रंगों को उड़ाने वाली। ठीक है, फूलों के रंगों को उड़ाने वाली गैस कौन सा है, तो आप याद रखिएगा फूलों के रंगों को उड़ाने वाली गैस है क्लोरीन गैस। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लोरीन गैस जो है फूलों के रंगों को उड़ा सकती है, आप याद रखिएगा। आया समझ में? तो आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, पूछता है कि कौन सा ऐसा गैस है जो फूलों के रंग को उड़ा देता है, तो आप याद रखिएगा क्लोरीन गैस फूलों के रंग को उड़ा देती है। समझ में आया? तो क्लोरीन याद रखना है कि क्लोरीन गैस फूलों के रंग को उड़ा देता है। क्लोरीन गैस चूने के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। ठीक है, तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका, क्लोरीन गैस के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो याद रखिएगा। अच्छा, एक सवाल और यहां से बन सकता है, वैसे तो बहुत सारा सवाल बन सकता है। आपसे पूछ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहा जाता है, विरंजक चूर्ण कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण कहा जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। तो याद रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जनरली क्या होता है, फॉर्मूला बहुत सारा पूछा जाता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 आप याद रखेंगे। अगला सवाल, ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन का प्रयोग कहां किया जाता है। ठीक है, ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन यानी TNT पूछ रहा है आपसे कि ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन का इस्तेमाल कहां किया जाता है, यानी TNT। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है TNT। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि TNT क्या है, तो ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन। ठीक है, टोल्यूइन बोलते हैं। तो ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन क्या है, तो आप जानते हैं कि ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन का सर्वाधिक प्रयोग जो है विस्फोटक बनाने में किया जाता है, यानी इससे जो है विस्फोटक बनाया जाता है। तो ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन क्या है, तो आप याद रखिएगा ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन का उपयोग विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता है, तो यूज्ड एज एन एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। समझ में आया? तो आप याद रखिएगा ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन का उपयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। ठीक है, और यहां पे ये भी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एक तो ये विस्फोटक बनाने के काम आता है, दूसरा आपको याद रखना है कि टोल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है टोल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है, टोल्यूइन। ठीक है, टोल्यूइन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3। तो याद रखिएगा टोल्यूइन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3। टोल्यूइन के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करके विस्फोटक बनाया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और भी कुछ विस्फोटक है उसको भी आप लिख लीजिए जो एग्जाम में आपसे पूछता है, जैसे डायनामाइट। तो डायनामाइट के बारे में तो आप सभी को पता है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, अल्फ्रेड नोबेल, और उन्हीं के
द्वारा नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था शुरू में, लेकिन इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से शुरू हुआ है। शुरू में नोबेल पुरस्कार 1901 में जब शुरू किया गया था तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। इस प्रकार वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। तो आप याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और डायनामाइट क्या है? विस्फोटक है, आप जानते हैं। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, और यह भी आपको याद रखना है कि नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे या किजेलुगर में अवशोषित करके पहले डायनामाइट बनाया जाता था, लेकिन आज के टाइम में आधुनिक डायनामाइट जो होता है उसको नाइट्रोग्लिसरीन के जगह सोडियम नाइट्रेट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि डायनामाइट एक विस्फोटक है जिसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। टीएनजी, अब टीएनजी भी आपसे पूछा जाता है कि टीएनजी क्या है? तो टी से क्या? ट्राई, एन से नाइट्रो, जी से ग्लिसरीन। ठीक है, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। तो टीएनजी क्या है? तो टीएनजी या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी आपको याद रखना है कि एक विस्फोटक है। ठीक है, ट्राई नाइट्रो पूछ सकता है फुल फॉर्म आपसे, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक विस्फोटक है। क्या है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक विस्फोटक है। ठीक है, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आए समझ में? आरडीएक्स भी पूछा जाता है कि आरडीएक्स क्या है? तो आरडीएक्स भी एक विस्फोटक है। और आरडीएक्स का जनरली क्या पूछता है? फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, आरडीएक्स का फुल फॉर्म पूछता है, तो कमेंट कीजिए आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरडीएक्स एक विस्फोटक है, इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च, क्या होता है? कमेंट कीजिए आप लोग, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो याद रखिएगा आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ठीक है, याद रखेंगे आरडीएक्स, आरडीएक्स का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ देगा आरडीएक्स का, तो आरडीएक्स का रासायनिक नाम होता है साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन, और इसको प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आरडीएक्स का खोज किसने किया? तो आपको याद रखना है हैनिंग ने आरडीएक्स बनाया था पहली बार। तो आपसे पूछेगा आरडीएक्स का निर्माण किसने किया? तो आप याद रखिएगा आरडीएक्स विस्फोटक की खोज जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे हैनिंग, उन्होंने ही बनाया था पहली बार, आप याद रखिएगा। समझ में आया? चलिए, तो अब अगला सवाल देखते हैं। ये सब सवाल एग्जाम में पूछता है, तो याद रखेंगे। अगला सवाल, नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। नाइट्रिफिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है किस चीज को कन्वर्ट करने का? तो आपको बताना, यही इंग्लिश में ही ठीक दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है जो नाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है, वह उसमें किस चीज को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप आंसर कीजिएगा, नाइट्रिफिकेशन में किस चीज को कन्वर्ट किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या होना चाहिए इसका, फटाफट आंसर कीजिएगा। नाइट्रिफिकेशन में किस चीज को कन्वर्ट किया जाता है? तो आप जानते हैं आंसर क्या होगा। आपको पता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन से उसके उपयोगी यौगिकों के बनने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कहा जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? आपको याद रखना है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन से उसके उपयोगी यौगिकों के बनने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। तो आपको याद रखना है अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है, नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया में अमोनिया को नाइट्राइट में बदला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां से सवाल क्या बन सकता है, ये तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया। अब यहां से आपको देखिए नाइट्रोजन से सवाल क्या पूछ सकता है कि नाइट्रोजन किस वर्ग का तत्व है। सबसे पहले तो नाइट्रिफिकेशन पढ़ें, तो आपसे पूछ सकता है कि नाइट्रोजन जो है किस वर्ग का तत्व है। ठीक है, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन वर्ग 15 का तत्व है, नाइट्रोजन वर्ग 15 का सदस्य है, नाइट्रोजन वर्ग 15 का सदस्य है, याद रखना है। और आपको यह भी याद रखना है कि नाइट्रोजन का कुछ अपरूप भी होता है, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सब के पास भी कुछ अपरूप होता है, आप याद रखेंगे। और नाइट्रोजन से इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनता है कि प्रोटीन में अनिवार्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोजन। तो आप याद रखिएगा नाइट्रोजन
प्रोटीन नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है। तो नाइट्रोजन कहाँ उपस्थित रहता है? तो प्रोटीन में उपस्थित रहेगा। हमेशा एग्जाम में पूछता है ये सवाल कि प्रोटीन का अनिवार्य घटक, ठीक है, या प्रोटीन में अनिवार्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि नाइट्रोजन प्रोटीन में अनिवार्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। और वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है यूरिया, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया आपसे पूछ सकता है कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो आपको याद रखना है यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो आप याद रखेंगे यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। पेड़ पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे जो होता है वो मिट्टी से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करता है? तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन का बहुत सारा उपयोग है, जैसे एक तो यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, इसके अलावा नाइट्रोजन का उपयोग होता है अमोनिया बनाने में। अमोनिया के उत्पादन में भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है, आप याद रखिएगा। विद्युत बल्बों में भी नाइट्रोजन को भरा जाता है, तो आप याद रखिएगा विद्युत बल्बों में भी नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। इसके अलावा अमोनिया गैस के उत्पादन में नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। लेगुमिनस प्लांट में या फिर दलहनी परिवार के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन भाग लेता है, तो आप याद रखिएगा लेगुमिनस प्लांट या दलहनी परिवार के पौधों की जड़ों में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि राइजोबियम पाया जाता है। अब राइजोबियम क्या है? एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है, ठीक है। समझ में आया? अगर आपसे पूछेगा विनाइट्रीकरण क्या होता है, तो नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन विनाइट्रोजनीकरण कहलाता है, आप याद रखिएगा। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा अमोनिया के बारे में देख लीजिए, अमोनिया से सवाल बन सकता है, ठीक है। तो अमोनिया आपको याद रखना है, अमोनिया से सवाल पूछ सकता है कि अमोनिया का आविष्कार किसने किया? तो पहली बार, ठीक है, ठीक है, याद रखना है अमोनिया का आविष्कार पहली बार किसने किया, आपको बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अमोनिया का आविष्कार पहली बार प्रिस्टले ने किया था, ठीक है। और अमोनिया किस विधि द्वारा बनाया जाता है प्रयोगशाला में? तो अमोनिया हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है। बहुत पूछता है ये सवाल, तो आपको याद रखना है अमोनिया प्रयोगशाला में हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है। किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो अमोनिया प्रयोगशाला में हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा सवाल है, इसे लिख लीजिएगा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाया जाता है। और आपको यह भी याद रखना है कि अमोनिया का संरचना टेट्राहाइड्रल एवं आकृति पिरामिडल होता है। अमोनिया का उपयोग आप जानते हैं कि अमोनिया का उपयोग बहुत सारा है, ठीक है। तो अमोनिया का उपयोग एक तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, द्रवित अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में किया जाता है। इसके अलावा अमोनिया का उपयोग हम लोग, आप समझ रहे हैं कि खाद्य उर्वरक जो होता है उसमें भी अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के उत्पादन में अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारा इसका इस्तेमाल है। यूरिया के निर्माण में अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो याद रखिएगा। और यहाँ से एक सवाल और याद रखिएगा कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए लोह ऑक्साइड उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी Fe2O3 उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में पूछता है कि उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो Fe2O3 उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि अमोनिया में तीक्ष्ण गंध होता है, तीखा गंध होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोनर एटम? इनमें से कौन दाता परमाणु नहीं है? तो आपको आंसर करना है इनमें से कौन दाता परमाणु नहीं है। तो आंसर करेंगे इनमें से कौन दाता परमाणु नहीं है, कौन डोनर परमाणु नहीं है। तो काफी अच्छा सवाल है, इनमें से कौन डोनर परमाणु नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? डोनर परमाणु नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है याद रखना है दाता परमाणु नहीं है। बाकी आपको याद रखना है कि फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक, ये तीनों जो है दाता परमाणु है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा डोनर एटम कौन कौन सा है, तो फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक डोनर परमाणु है, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो डोनर परमाणु नहीं है,
ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहां से आपका और सवाल क्या क्या बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा एल्यूमिनियम। आपको पता होगा अर्धचालक के बारे में, तो आप जानते हैं अर्धचालक होता क्या है। तो वैसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं होल्स बन जाता है, उसको अर्धचालक कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं वैसे अर्धचालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, समझ में आया, उन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। फिर इसी को एक और भाग में बांटा गया है, मतलब अर्धचालक को दो भागों में बांटा गया है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार का होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है और कुछ होल्स भी होता है, उसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, और इसका विद्युत चालकता यानी अर्धचालक का विद्युत चालकता जो होता है वो सामान्य ताप पर चालक और विद्युत रोधी पदार्थ की चालकता के बीच में होता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि इनका जो चालकता होगा वो विद्युत रोधी और चालक दोनों के बीच में होता है, याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा किया जाता है और ट्रांजिस्टर बनाने में भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि एक होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। मतलब मेनली दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक और दूसरा होता है इंट्रिंसिक। लेकिन जो बाह्य अर्धचालक है उसको फिर दो भाग में बांटा जाता है, उसको भी कभी पढ़ेंगे हम लोग। तो उसमें एक होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, और एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक मिला दिया जाता है तो इस प्रकार एन टाइप का अर्धचालक का निर्माण होता है। ठीक है, और पी टाइप का अर्धचालक का निर्माण कब होता है, तो जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों यानी होल्स की गति के कारण होता है उन्हें पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, और पी टाइप का सेमीकंडक्टर किससे बनता है, तो एल्यूमिनियम मिलाने से बनता है, याद रखना है। ठीक है, तो यहां से हमको क्या पता चला, आपको याद रखना है कि पंच संयोजी अपद्रव्य को ठीक है, समझ में नहीं आया होगा हो सकता है, इसलिए यहां लिख रहे हैं पंच संयोजी अपद्रव्य को, याद रखिएगा। पंच संयोजी अपद्रव्य को क्या कहा जाता है, परमाणु दाता कहा जाता है। पंच संयोजी अपद्रव्य को डोनर कहा जाता है। और त्रिसंयोजी को क्या कहा जाता है, त्रिसंयोजी को, ठीक है, ये तो दाता हो नहीं सकता है, त्रिसंयोजी को क्या कहा जाएगा, तो कमेंट कीजिएगा त्रिसंयोजी को क्या कहा जाता है, तो त्रिसंयोजी अपद्रव्य को परमाणुग्राही कहा जाता है। आया समझ में, तो आप याद रखिएगा अगर आपसे पूछेगा दाता परमाणु किसको कहा जाता है, तो पंच संयोजी अपद्रव्य को दाता परमाणु कहा जाता है। और त्रिसंयोजी को क्या कहा जाता है, तो त्रिसंयोजी को परमाणुग्राही कहा जाता है क्योंकि इसके पास कम होता है। ठीक है, अब देखिए आराम से आप याद रख सकते हैं एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13, याद करने का जरूरत ही नहीं था। एल्यूमिनियम का होता है 13, तो 2 8 10 10 और 3 13, इसके बाहरी कक्षा में 3 ही होता है, समझ में आया। फास्फोरस का कितना होता है परमाणु संख्या, तो आप कमेंट कीजिए फास्फोरस का कितना होता है, P 15 होता है। हम लोग पढ़े फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। तो अब आप वहां से निकाल सकते हैं इसी तरह से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फास्फोरस क्या करता है, 2 8 10 हो गया और 5 15 हो गया। इसके पास देखिए ज्यादा है, 5 है, तो पंच संयोजी है, तो 5 है तो वो क्या कहलाएगा, डोनर कहलाएगा। वैसे ही एंटीमनी का भी निकाल सकते हैं, आर्सेनिक का भी निकाल सकते हैं। तो इन तीनों में यानी फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक, इन तीनों के बाह्यतम कक्षा में कितना, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन जब बाहर में है इसका मतलब ये क्या होगा, डोनर होगा। क्योंकि अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि पंच संयोजी अपद्रव्य को परमाणु दाता या डोनर कहा जाता है, लेकिन त्रिसंयोजी अपद्रव्य को परमाणुग्राही कहा जाता है। समझ में आया। तो आपसे पूछा है कौन परमाणु दाता नहीं है, तो जिसके पास 5 नहीं होगा वो क्या होगा, परमाणु दाता नहीं होगा। तो एल्यूमिनियम के पास 3 होता है बाहर में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है एल्यूमिनियम में, 3 होता है। इसका मतलब एल्यूमिनियम जो होगा परमाणु दाता नहीं होगा। आया समझ में। तो आप आराम से याद रख सकते हैं कि कौन सा दाता परमाणु होगा, तो जिसका भी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, बाहरी कक्षा में अगर 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो डोनर कहलाएगा। लेकिन अगर बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या कहलाएगा, ग्राही कहलाएगा। आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर है, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी का उपयोग हम लोग किस रूप में कर सकते हैं, अर्धचालक के रूप में कर सकते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है अर्धचालक में, आप याद रखिएगा, ठीक है। और आर्सेनिक का भी काफ़ी ज़्यादा यूजेस होता है, आप याद रखेंगे। अगला सवाल, बिसाइड्स CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैस इज, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा अन्य कौन सा ग्रीन हाउस गैस है,
ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी किरण है, ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य से जो आने वाला गर्मी होता है उसको पकड़ के रख लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसको हमारे वायुमंडल से बाहर जाने नहीं देता है, जिसके वजह से हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रभावी कौन कौन सा तत्व होता है या कौन कौन सा गैस होता है, तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। दूसरे नंबर पे मीथेन होता है, समझ में आया। इसके अलावा और भी है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है, समझ में आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा होगा, तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस ही है, आप याद रखिएगा, समझ में आया। लेकिन सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, समझ में आया। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो आप बहुत सारा चीज़ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पूछा जाता है एग्जाम में कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या क्या हो सकता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के काम में आता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला होता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला होता है। तो कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला होता है। प्रकृति में या वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्राणदायक गैस होता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ ही चुके हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार होता है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। ठीक है, समझ में आया, CH4। अब मीथेन के बारे में पढ़ ही चुके हैं कि मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। दलदली भूमि में मीथेन गैस प्राप्त होता है। कोयले की खानों में विस्फोट मीथेन गैस के कारण होता है। ठीक है, तो पढ़ चुके हैं, तो आप याद रखेंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्न में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है। आपको बताना है इनमें से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है, तो आंसर कीजिएगा इनमें से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है। ठीक है, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, तो आप कॉमर्शियल सोर्स का मतलब जानते हैं, तो आंसर करेंगे कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है, तो कॉमर्शियल सोर्स है प्राकृतिक गैस, आप जानते हैं। ठीक है, बाकी देखिए कृषि अपशिष्ट, सूखा गोबर और सूर्य, ये तीनों नहीं है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। याद रखने की जरूरत ही नहीं है, काफ़ी आसान है। ठीक है, और आप जानते हैं कि प्राकृतिक गैस से सवाल पूछता है कि प्राकृतिक गैस जो है इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि पेट्रोलियम के कुओं से निकलने वाली गैसों में मुख्य रूप से मीथेन और इथेन पाया जाता है। यानी प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। समझ में आया, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है, और इसके बाद थोड़ा सा इसमें इथेन भी पाया जाता है। तो मेन इसका मुख्य घटक क्या होगा, मीथेन होगा। समझ में आया, तो आप याद रखिएगा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक पूछता है एग्जाम में कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। कितना मीथेन पाया जाता है, तो 80%, 80 से 85% मीथेन पाया जाता है। समझ में आया, तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस में 80% से भी अधिक मीथेन गैस पाया जाता है, आप याद रखिएगा। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, आप याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस का उपयोग कृत्रिम उर्वरक के उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक है, समझ में आया, तो आप जानते ही हैं, ये सब सवाल याद रखिएगा। इसके अलावा आप LPG वगैरह के बारे में भी जानते हैं। LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पूछता है ये सब सवाल में भी, तो ये भी आप याद रखिएगा। कोयला से भी सवाल पूछा जाता है, जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि क्या है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होता है। ठीक है, तो कोयला का कितना प्रकार होता है, 4 प्रकार होता है, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। बिटुमिनस दूसरे नंबर पे सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला को सॉफ्ट कोयला कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला है जिसे भूरा कोयला कहा जाता है, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, याद रखिएगा। और सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, तो पिट कोयला सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है। तो जिस कोयला में कार्बन ज़्यादा होगा वो कोयला अच्छा होगा, और जिस कोयला में कार्बन का मात्रा कम होगा वो खराब क्वालिटी का कोयला होगा। तो आपसे पूछेगा एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन कितना होता है, तो आपको याद रखना है एंथ्रासाइट कोयला में सबसे अधिक कार्बन होता है। ठीक है,
90% के आसपास कोयला मतलब कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला में। तो एंथ्रासाइट कोयला जो है, याद रखना है कि एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन का मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट। और बिटुमिनस दूसरे नंबर पर आता है। पिट कोयला सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है, क्योंकि पिट कोयला जलाने से धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, बीमारी बहुत ज़्यादा फैलता है और उष्मा बहुत कम निकलता है, क्योंकि पिट कोयला में कार्बन बहुत कम होता है। याद रखिएगा। आया समझ में? ठीक है, ये सब आपको पता होगा, इसलिए थोड़ा हड़बड़ी में बताएं, मतलब बोल के बता दिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से मीथेन के बारे में याद रखना है। मीथेन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। इसके अलावा आपसे पूछेगा बायोगैस, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये भी आप याद रखिएगा कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। 65% बायोगैस में मीथेन पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बायोगैस का भी मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। ठीक है, और प्राकृतिक गैस का भी मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। तो एग्जाम में पूछता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या? मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या? मीथेन। तो बायोगैस में लगभग 65% मीथेन पाया जाता है, आप याद रखेंगे। तो क्लास को एक बार प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स शोज एलोट्रॉपी इन द लिक्विड स्टेट? कौन सी अधातु अपनी तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? तो आंसर कीजिए, कौन सा अधातु नॉन मेटल अपनी तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो आंसर करेंगे, आंसर क्या हो सकता है? कौन सा अधातु अपनी तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? अपरूपता मतलब एलोट्रॉपी का गुण जो है वो प्रदर्शित करता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सल्फर। ठीक है, और यहाँ पे हाउस गलती से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, सल्फर तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है, और सल्फर क्या है? एक अधातु है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सवाल क्या क्या आपका बन सकता है। तो सल्फर जो है तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए सल्फर से सवाल क्या बनता है कि सल्फर को क्या कहा जाता है? तांबे का शत्रु कहा जाता है। ठीक है, सल्फर को क्या कहा जाता है? तांबे का शत्रु कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा धातु है या फिर कौन सा ऐसा तत्व है जिसे तांबे का शत्रु कहा जाता है? तो सल्फर को तांबे का शत्रु कहा जाता है। सल्फर का साधारण नाम क्या है? बहुत पूछता है एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि सल्फर का साधारण नाम है ब्रिमस्टोन। समझ में आ रहा है? तो आप याद रखिएगा, सल्फर का साधारण नाम ब्रिमस्टोन है। सल्फर को तांबे का शत्रु कहा जाता है। तो सल्फर का साधारण नाम ब्रिमस्टोन है, आपको याद रखना है। सल्फर का साधारण नाम ब्रिमस्टोन है। सल्फर को तांबे का शत्रु कहा जाता है। सल्फर को एस से लिखा जाता है। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सब तो आपको आता ही होगा ना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। तो सल्फर एस से लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है इसका परमाणु संख्या। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप निकाल सकते हैं। 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया? 10 हो गया। 2p6 3s2 3p4। तो ये क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सल्फर का। ठीक है, समझ में आया? और पूछेगा अगर विश्व में सबसे अधिक सल्फर कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना है कि अमेरिका में सल्फर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सल्फर एक नॉन मेटल है जो लिक्विड अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। सल्फर को तांबे का शत्रु कहा जाता है। सल्फर का साधारण नाम ब्रिमस्टोन है, आप याद रखिएगा। और सल्फर को फ्रास विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आया समझ में? तो इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखिएगा। और सल्फर का फिर अपरूप बहुत सारा होता है। तो सल्फर का अपरूप कौन कौन सा होता है? जैसे यहाँ पूछा है अपरूपता प्रदर्शित करता है, तो सल्फर का बहुत सारा अपरूप होता है। जैसे अष्टफलकीय सल्फर, जिसको अल्फा सल्फर कहा जाता है, या रोम्बिक सल्फर कहा जाता है। तो रोम्बिक या ऑक्टाहेड्रल या फिर अल्फा सल्फर। ठीक है, उसके बाद होता है एक आपका मोनोक्लिनिक सल्फर या फिर बीटा सल्फर। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट सवाल था, तो आप याद रखिएगा, आपका सल्फर जो होगा ये सही आंसर होगा। ठीक है, फास्फोरस से भी सवाल पूछ सकता है। तो फास्फोरस तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ना, फास्फोरस तो पढ़ चुके हैं। ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन याद रखना है कि अधातु है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है, जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ब्रोमीन क्या है? द्रव अधातु है। आप याद रखिएगा, ब्रोमीन द्रव अधातु है। ठीक है, तो ये आप सभी जानते होंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ब्रोमीन हैलोजन है। हैलोजन है ब्रोमीन, आप याद रखिएगा, ब्रोमीन हैलोजन में आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये हैलोजन है। तो याद रखिएगा, ब्रोमीन एक हैलोजन है। और ब्रोमीन का उपयोग कहाँ होता है? तो ब्रोमीन का उपयोग
आंसू लाने वाली गैसों तथा अन्य विषैली गैसों के निर्माण में होता है। फोटोग्राफी में भी सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है। तो ये तो बहुत पूछता है कि फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता है, तो आपको याद रखना है फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? तो उसमें भी ब्रोमीन तो है ही उसमें। तो फोटोग्राफी में याद रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल याद रखेंगे कि फोटोग्राफी में AgBr, Ag से हो गया सिल्वर, ठीक है, और Br से ब्रोमाइड। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है, आप याद रखेंगे। तो ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया। तो सही आंसर क्या होगा? सल्फर। आपको याद रखना है कि सल्फर अधातु है जो कि अपनी तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर? इनमें से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो जिसमें नाइट्रोजन नहीं होगा वही आपका आंसर होगा, है ना। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है, तो आंसर कीजिएगा इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है। तो उर्वरक आप जानते हैं उर्वरक होता क्या है? तो मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उन्हें उर्वरक या फर्टिलाइजर कहा जाता है। ठीक है, अतः उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी में डाले जाने पर पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आपूर्ति कर मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं। तो आपको याद रखना है कि उर्वरक को अलग अलग भागों में बांटा गया है, यानी अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। जैसे नाइट्रोजनी उर्वरक, नाइट्रोजनी उर्वरक क्या? तो वैसा उर्वरक जो पेड़ पौधों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। यानी अगर मिट्टी में मान लीजिए कि नाइट्रोजन का कमी है, तो वहां पे अगर हम नाइट्रोजनी उर्वरक डालेंगे तो मिट्टी को क्या होगा? भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा। इससे क्या होगा? पेड़ पौधा को फायदा होगा। तो आपसे यही याद रखना है कि नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है? तो वैसा उर्वरक जो मिट्टी में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं उसे नाइट्रोजनी उर्वरक कहा जाता है। तो अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजनी उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट क्या है? नाइट्रोजनी उर्वरक है, आपको याद रखना है। यूरिया नाइट्रोजनी उर्वरक है। आंसर अब क्या होगा बताइएगा? ठीक है, आंसर क्या होगा बताएं? अमोनियम नाइट्रेट। देखिए अमोनियम लिखा है तो ये क्या है? अमोनियम नाइट्रेट भी क्या है? तो याद रखना है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, इसके अलावा कैल्शियम साइनामाइड जिसे नाइट्रोलीम कहा जाता है, यूरिया, ये सब नाइट्रोजनी उर्वरक है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट जो है नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है, आप याद रखिएगा। समझ में आया? तो आपको याद रखना है कि एक नाइट्रोजनी उर्वरक होता है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद एक होता है फास्फेटिक उर्वरक। फास्फेटिक उर्वरक क्या? वैसा उर्वरक जो मिट्टी में फास्फोरस की कमी को पूरा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फास्फेटिक उर्वरक कहते हैं। तो आप देखिए सुपर फास्फेट में क्या होगा? फास्फेट क्या होगा? फास्फोरस होगा। तो ये क्या है? फास्फेटिक उर्वरक हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखना कितना आसान है। तो बस ऐसे याद रखना है कि जिस मिट्टी में वैसा उर्वरक जो मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा को प्रदान करता है उसको फास्फेटिक उर्वरक कहेंगे। ठीक है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा उर्वरक में नाइट्रोजन है, किसमें फास्फोरस है, बस थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ट्रिपल सुपर फास्फेट, ये सब क्या है? फास्फेटिक उर्वरक है। पोटास उर्वरक क्या होता है? तो वैसा उर्वरक जो मिट्टी में पोटेशियम की कमी को पूरा करता है उसे पोटैश उर्वरक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? तो सुपर फास्फेट नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है अमोनियम फास्फेट। तो अमोनियम फास्फेट के बारे में पूछ सकता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो अमोनियम फास्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 ठीक है, तो अमोनियम फास्फेट का फॉर्मूला क्या, सॉरी अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? सल्फेट है ना, SO4 मतलब क्या? सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? तो आपको याद रखना है अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 आया समझ में? अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला NH4 आप याद रखिएगा। और अमोनियम सल्फेट एक नाइट्रोजनी उर्वरक है, आप याद रखेंगे। ठीक है, यूरिया का भी पूछा जाता है। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा H2N यानी NH2CONH2। याद रखिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। समझ में आया? तो यूरिया का फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि यूरिया का फॉर्मूला होता है H2NCONH2 या फिर NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है, आप याद रखेंगे। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मिश्रण को जब 125 से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म किया जाता है तो यूरिया का निर्माण होता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, और यूरिया जो है काफ़ी अच्छा उर्वरक होता है। और यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? तो पढ़ ही लिए कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। तो आप याद रखिए 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में।
ठीक है, समझ में आया? तो आप याद रखिए यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। तो क्लास को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर उपयोग किया जाता है? तो आपको आंसर करना है कि बॉक्साइट जो है कच्चे माल के तौर पर किस उद्योग से प्राप्त किया जाता है। तो आपको पता है तो आंसर कीजिए, बॉक्साइट किस उद्योग से कच्चे माल के रूप में तैयार किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं एल्यूमिनियम आपका सही आंसर होगा यहाँ पे, है ना? एल्यूमिनियम आपका सही आंसर होगा। तो याद रखना है बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में तैयार किया जाता है कहां से, मतलब कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम उद्योग में। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है? तो एल्यूमिनियम एक धातु है, आप जानते हैं। तो याद रखना है कि एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। एल्यूमिनियम का बहुत सारा इस्तेमाल होता है, जैसे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, जैसे ड्यूरेलुमीन। ड्यूरेलुमीन क्या है? एल्यूमिनियम का एक मिश्र धातु है और ड्यूरेलुमीन का इस्तेमाल वायुयान, प्रेशर कुकर को बनाने में किया जाता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो सही आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम याद रखेंगे। अगला सवाल, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग विच ऑफ दीज? निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके विद्युतीय उष्मा या उष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? तो आंसर कीजिएगा, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाता है, किसके इस्तेमाल के द्वारा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ सिर्फ केवल कोयला लिखा है, तो केवल लिखा है इसका मतलब ऐसे ही गलत हो जाएगा। कोयला और प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन नंबर सी में है कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, तो बिल्कुल सही तीसरा आंसर होगा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के द्वारा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, याद रखना है। समझ में आया? तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, याद रखिएगा। क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, व्हेन आयरन रस्ट्स इट्स वेट? जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि लोहे में जंग लगने के बाद लोहा का वजन जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? लोहा का वजन बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि लोहा में जंग लगना क्या है? तो लोहे को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसके ऊपर लाल भूरे रंग का एक ढीली परत बैठ जाती है, जिसे हम लोग जंग कहते हैं, और इस प्रक्रिया को जंग लगना कहा जाता है। तो लोहे पर जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर क्या किया जाता है? लोहे के ऊपर जस्ता का परत चढ़ा दिया जाता है। तो लोहे के ऊपर जस्ता का परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोहे पर जंग लगने को रोका जा सकता है, जैसे लोहे को पेंट कर दिया जाए। ठीक है, तो लोहे के ऊपर अलकतरा या एल्यूमिनियम का पेंट लगा दिया जाए, लोहे के ऊपर जस्ता का परत चढ़ा दिया जाए, उससे क्या होता है? लोहे में जंग लगना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, ये भी पूछता है। तो लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे हम लोग देखिए कागज को जला देंगे, तो कागज को जला देंगे तो राख बन जाएगा। अब राख से क्या होगा? फिर से कागज प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, दूध से दही तो बन जाता है लेकिन दही से फिर दूध कभी नहीं बनेगा, तो दूध से दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। उसी प्रकार लोहा से जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना है। समझ में आया? तो दूध से दही जमना, रिलेट करके एग्जाम्पल याद रखेगा तो आपको याद रहेगा, क्योंकि नहीं तो एग्जाम में पूछता है ये सब सवाल। दूध से दही जमना या दही बनना, तो आपको याद रखना है कि दूध से दही बनना क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। उसी प्रकार लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने पर फेरो ऐसे याद रखिएगा, लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, और लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? लोहे में जंग लगने से जो बना पदार्थ होता है वो फेरिक ऑक्साइड होता है, और यह भूरी परत के रूप में लोहे के ऊपर जमा हो जाता है। आया समझ में? तो भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, याद रखिएगा। तो काफी नॉर्मल सवाल था। ठीक है, तो क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि
इसी प्रकार का और भी जो जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो एसएससी के द्वारा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सब सवालों को हम लोग रेगुलर रूप से करेंगे ताकि आप एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकें। इसके अलावा रेलवे का भी सेशन चलता है, उसको भी आप लोग देखा करें। ठीक है, सारा क्लास आप लोग देखें और रेगुलर रिवीजन करते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रेगुलर रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपका सक्सेस का चांसेस जो होगा ज़्यादा होगा। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो चलिए इसी के साथ उम्मीद करेंगे कि आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा और क्लास को रेगुलर सपोर्ट करते रहेंगे इसी तरह। तो चलिए आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बीएसए। धन्यवाद।